विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी में तीसरे दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां ज्ञान, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस गरिमामयी समारोह में देश विदेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा रहे, जबकि अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने की। इस वर्ष विश्वविद्यालय के 14 देश के कुल 219 छात्र छात्राओं को डिग्रियां एवं स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय के इतिहास में पिछले 11 वर्षों का यह सबसे बड़ा बैच माना जा रहा है। समारोह के दौरान परिसर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं भारतीय विरासत की अनूठी झलक देखने को मिली। कुलपति सचिन चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि नालंदा का स्थापना चरण अब पूरा हो चुका है और अब विश्वविद्यालय वैश्विक बौद्धिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकास भी विरासत भी का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि अगस्त 2026 से विश्वविद्यालय में नया कोर्स नालंदा स्पिरिट शुरू किया जाएगा। उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। समारोह में आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान के संवयन पर विशेष चर्चा हुई। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय का नया पुस्तकालय भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों के विशेष सेक्शन बनाए गए हैं। ज्ञान भारतम परियोजना के तहत इन पांडुलिपियों को समझने एवं डिकोड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट का उपयोग किया जाएगा। साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक विकास पर भी शोध शुरू किया गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर पीके मिश्रा ने अपने संबोधन में रिस्पॉन्सिबल नॉलेज विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि डिजिटल युग में सूचनाओं की बाढ़ तो है, लेकिन विवेक की कमी दिखाई दे रही है। It reflects the continuity between ancient Indian thought and contemporary global concerns. Long before sustainability became an international policy framework, our philosophical traditions emphasized balance between humanity and nature, moderation in consumption, and respect for ecological harmony. The future role of Nalanda must therefore be ambitious and global in scope. It should emerge not only as a center for Buddhist studies or historical research, but as a leading international hub for climate studies, peace studies, intercultural dialogue, ethics, sustainable development, Asian intellectual partnerships, and technologies. Universities in this century cannot restrict themselves merely to producing employable graduates. They must also produce ethical imagination, cultural confidence, and responsible global citizens.